नमस्कार, डीडीयूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। हमारे साथ के विक्रम राव साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने आपातकाल को भोगा है। हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं डॉक्टर रहीस सिंह जी, जो इतिहासकार हैं। इतिहास के आईने में क्या था आपातकाल, उसको बताएंगे। डॉक्टर साहब, शुरुआत आपसे करते हैं कि आपातकाल क्यों लगाया गया? पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया था, उसका क्या खामियाजा देश ने भोगा? देखिए, हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर आप ट्रेन पे यात्रा कर रहे हो और एकदम उसका ब्रेक लगा दिया जाए, उसके जो झटके लगे आपको कि मुंह के बल गिरे, किसी के दांत टूटे, और जब आप उठ खड़े हो कि ये गलत है तो आपको जेल में डाल दिया जाए। इंदिरा गांधी ने यही किया। वन थिंग, क्यों किया था? ये तो एक स्वाभाविक सा पक्ष है कि जब इस देश का जो हमारा संविधान था, वो आपसे सहमति पर, जनता की सहमति पर, जनता के निर्देश पर, जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं पर शासन चलाने को कहता है। बिल्कुल। आप जब फेल्योर होते हैं, आप इंदिरा गांधी 75 में अगर आप देखें तो फेल दिखने लगी थी, और इंदिरा गांधी को प्रत्येक स्थिति में कुर्सी पर बने रहना था। उस समय माना जाता है 3 सरकारें थीं, एक जो विजिबल दिखती थी, एक जो इंदिरा की किचन कैबिनेट थी, और दूसरी जो संजय गांधी की किचन कैबिनेट थी। निर्णय कहां हो रहा था? इंदिरा की किचन कैबिनेट और संजय की किचन कैबिनेट में। जो मूल कैबिनेट थी वहां नहीं हो रहा था, क्योंकि राष्ट्रपति ने यह पूछा भी था कि कैबिनेट ने एग्री किया है, तो मैडम का जवाब था नहीं। यहां तक कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब उस समय जो राष्ट्रपति थे हमारे, वो इस पर सहमत नहीं थे। आफ्टर दैट इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। तो इंदिरा को लग रहा था कि ये जो छोटे छोटे 2 हाउसेज हैं और इसमें बैठे जो चंद लोग हैं, जब हम पूरे देश की पावर को हाईजैक कर लेंगे, जुडिशियरी को हाईजैक कर लेंगे, सेना को हाईजैक कर लेंगे, पुलिस को हाईजैक कर लेंगे, लॉ एंड ऑर्डर अपने आप हाईजैक हो जाएगा, तो हम जनता को भी हाईजैक कर लेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आप सब हाईजैक कर सकते हो, लेकिन इस नेशन की जनता को हाईजैक नहीं कर सकते हो। एक और मैं अहम बात यहां पर कहना चाहूंगा। हमारे देश के लीडर्स जिन्होंने आजादी दिलाई, जिसमें इंदिरा जी के पिताजी भी थे, 2 पार्ट अगर आप कर लीजिए, विजन एंड मिशन। वो इस देश को जिन्होंने आजादी दिलाई थी, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी और अन्य उस वर्ग के लोग, तमाम लोग, उन्होंने एक विजन दिया था। आप संविधान को अगर पढ़ लें, 36 अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, और बड़े उस पर हम लोग कहते हैं आयरलैंड से लिया गया, जहां आधे दर्जन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। इसमें आप देखिए 36 से 51 तक 15 ये हुए, प्लस अकेले 39 में एक फिर से उन्होंने बता दिया कि आप कैसे देश चलाएंगे। तो ये विजन था उनका। अब मिशन का काम करना था। इंदिरा जी वो मिशन का काम करने में 75 में असफल हो गए। तो उन्हें लगा कॉन्स्टिट्यूशन की रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशन की मैकेनिज्म के अनुसार हम नहीं चला पाएंगे, तो हम इसको हाईजैक कर लें। इसलिए ये हाईजैकिंग हुई थी। ये फेल्योर ऑफ इंदिरा, फेल्योर ऑफ देयर गवर्नमेंट, फेल्योर ऑफ देयर कोलीग्स, ये था। तो इनके परिणाम स्वरूप जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, तो मैंने अभी जो पहली बात कही, उन्होंने गलती कर दी, वो जनता को हाईजैक कर ले जाएंगी, वो नहीं कर पाई। और जैसा कि अभी आपने इंट्रो में पढ़ा, उसने बगावत कर दी। तो या जैसा जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था, एक समग्र क्रांति कर दी। तो ये मूल पक्ष उसका एक बेसिक है, इसलिए उन्होंने किया था, और उसका परिणाम कई लोग जेल गए, उसमें पत्रकार भी थे, कई ऐसे लोग थे जो साहित्यकार थे, कई नेता थे। नेता तो मोस्टली विपक्ष के जितने नेता और उनके कार्यकर्ता थे वो जेल में ही थे, जेलें भर गई थी। राव साहब, के विक्रम राव साहब, आपातकाल क्या लोकतंत्र का जो पूरा काला अध्याय है पूरे लोकतांत्रिक इतिहास का, अगर देखा जाए, कैसे इसको परिभाषित करते हैं आप? एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने रामेन जी, वो यही कि सत्ता की सलामती के लिए इंदिरा गांधी ने किया। ये आपके 2 शब्द ये पूरे सारांश में बता देते हैं क्या गुजरा माहौल उन काले
महीनों में। और मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी जो किया है बहुत ही स्वाभाविक किया है, उनके चरित्र में ये बात थी। ये तानाशाही की प्रवृत्ति पैदा नहीं होती है, ये शुरू से हो जाती है। अगर वो लोकतांत्रिक होती, जैसा डॉक्टर रईस सिंह ने कहा कि जनता पर भरोसा करती, तो 12 जून 1975 को जस्टिस सिन्हा के फैसले के बाद इलाहाबाद के वो इस्तीफा दे देती, क्योंकि उनके पहले उनके काबीना में जो लोग थे, संजीव रेड्डी थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी के, एक हाईकोर्ट का फैसला आया कि इन्होंने कुछ गड़बड़ी की एक आंध्रा ट्रांसपोर्ट में, तत्काल इस्तीफा दिया। तो मंत्री लोग तो इस्तीफा देते रहे जैसे हाईकोर्ट से फैसला आया। तो भारत का प्रधानमंत्री हाईकोर्ट के फैसले के बाद 6 साल तक अयोग्य घोषित हो जाने के बाद अवैध काम करने के आरोप में वो इस्तीफा न दे और वैकल्पिक शासन की सोचे कि कमलापति को बना दे प्रधानमंत्री, फिर वो हट जाए, फिर ये आ जाए, वगैरह वगैरह। ये सब सरासर गलत बात है। मेरे ख्याल से ये कि इनकी सोच में, इनके दिमाग में, इनके आचरण में ये बात थी कि एब्सोल्यूट पावर, जो लॉर्ड एक्टर ने कहा है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये इनकी मंशा थी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जनता की चुनी हुई सरकार और जो जनता के अधिकार है उससे वंचित कर दे, ये कहाँ का न्यायपूर्ण तरीका था? दरअसल रामेंद्र, अगर थोड़ा हम लोग हिस्ट्री को देखें, कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमने जो मॉडल ऑफ रूल चुना ब्रिटेन का, तो उस पर आगे बढ़ने के लिए हमें यह भी जरूरत थी कि हम डेमोक्रेसी को उसी नजरिए से देखें। शुरू में मुझे लगा, जैसा कि इतिहास के पन्नों को पलटें, देखा गया, ऐसा नहीं कि नहीं देखा गया, लेकिन इंदिरा के युग के समय से इनको यह लगने लगा कि हम सत्ता के केंद्र में नहीं, हम नेशन के केंद्र में। तो वो जो बात आई थी, नहीं, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, तो जब अपने आप को एक नेशन समझने लगता है तो फिर वही समस्या आती है कि आप प्रजा को अपना मालिक न समझ करके फिर उसको आप गुलाम की तरह यूज करने लगते हो। बिल्कुल डील करने लगेंगे। तो जब आप डील करते हो तो संविधान ने जो बाकी अनुच्छेदों को छोड़ दीजिए, 12 से लेकर के और 35 तक, या हम मोटे तौर पर कहें 32 तक, जो फंडामेंटल राइट आपको दिए, और 36 से लेकर 51 तक जो नीति निर्देशक तत्व दिए, उन्होंने सीधा ये कह दिया कि भी ये नागरिकों के अधिकार हैं और ये आपके गवर्नेंस का मॉडल है, आप इसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे, आप इसको सामने रख के चलेंगे। लेकिन आप सामने रख के कब चलेंगे? तब जब उस व्यवस्था में आपको यह विश्वास हो कि जो हम काम कर रहे हैं, यह संविधान और पीछे के लोगों ने जो हमें मिशन सौंपा है, हम उसमें सफल हो रहे हैं। 2, इस देश की जो जनता है वो हमारी उन विषयों पर स्वीकृति बनाए हुए है। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे? जनता बगावत करे इससे पहले कि हम उसके अधिकार समाप्त कर दें, समाप्त कर दें। अन्यथा आप सोचिए, इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च, ये सबने कहा, आप भी पार्लियामेंट में हमारे लीडर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है, सब कहते हैं, तो पीपल्स तो अपने आप आपने मार दिए। तो जाहिर सी बात है उसके बाद सारे अधिकार सस्पेंड करने में आपको दर्द नहीं होगा। और यही वजह है कि निरंतर उन्होंने लोगों के खिलाफ पुलिस एक्शन लिए, उनको जेलों में ठूसा, उनके फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए। ऐसा करना गुनाह ही नहीं था, सुपर क्राइम था। और इस सुपर क्राइम की सजा उन्हें भारतीय कोर्ट ने तो नहीं दी, लेकिन भारतीय जनता ने दे दी। बिल्कुल, भारतीय जनता ने दे दी। राव साहब, उस समय आप पत्रकारिता में थे, आज वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, आप बैठे हुए। तमाम अखबारों की क्या दशा थी, पत्रकारों और अखबारों की उस समय? हम लोग तो सरकारी मुलाजिम जैसे बन गए थे। अब मैं बताऊं आपको, मैं तो बड़ौदा में काम करता था, टाइम्स ऑफ इंडिया में जी। सेंसरशिप आ गई थी, तो वहां के आकाशवाणी का जो प्रोग्राम प्रोड्यूसर था वो मेरा सेंसर था। उसे न तो गुजराती आती थी ना अंग्रेजी आती थी, हिंदी का सवाल ही नहीं उठता है जी। मैं उसको पूछा था, भाई तुम सेंसर करोगे, मेरी अंग्रेजी तुम समझ नहीं पाओगे, लेकिन सेंसर बना था। हम लोग बिल्कुल मुलाजिम क्या, कलेक्ट्रेट के बड़े बाबू जैसे हो गए थे, अखबार के संवाददाता नहीं थे। लेकिन यहाँ जो बहस की डॉक्टर रईस ने बड़ी अच्छी बात बताई, ये तो काफी ऊंचाई पे बहस को ले गई है। संविधान की बात की,
इंदिरा गांधी ने संसद को क्लीव नपुंसक बना दिया था, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही बेकार खत्म हो गई थी, ये सब तो हुआ। लेकिन मैं आपको दो चीजें बताऊं जो जिसका मैं खुद भुक्तभोगी हूं। एक था कि अगर पुलिस 30 दिन के अंदर से 60 दिन के अंदर नहीं कर पाती है, चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है, तो ऑटोमेटिक बेल जमानत अपने आप हो जाती है। ये कानून का नियम था हमारी गिरफ्तारी के पहले। उसको बदल के इंदिरा सरकार ने 120 दिन कर दिया कि 120 दिन तक पुलिस चार्जशीट करे तब तक बेल नहीं हो सकती। और दूसरा, पुलिस के सामने जो बयान दिया गया है वो बयान साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में कोर्ट मान सकती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जो भी आपातकाल के हालात उस समय बने, नई पीढ़ी तो नहीं जानती, उसके बाद आई। एक तो नई पीढ़ी को ये जानना चाहिए और नई पीढ़ी को क्या करना चाहिए कि कभी इसकी पुनरावृत्ति ना हो। देखिए, आज का दौर 70 के दशक के दौर से कहीं ज्यादा कठिन है। 70 के दशक में अगर आप देखें तो प्रॉब्लम केवल डोमेस्टिक थी, घरेलू थी, चुनौतियां भी घरेलू थी। हालांकि कोल्ड वॉर का दौर था जी, लेकिन आज क्या है, आज एक तीसरा पक्ष है जिसे हम बाजार कहते हैं, और जिसमें अदृश्य शक्तियां जो हैं काम कर रही हैं। और उसका मैं एक एग्जाम्पल बताऊं, आप वोडाफोन को देखे होंगे। ट्राई ने वोडाफोन पर एक जुर्माना किया कि अगर आप कॉल ड्रॉप होती है तो आप ग्राहकों को पैसा देंगे। वो फोन जब सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में डिसीजन कर दिया। कपिल सिब्बल उसके जन्मजात वकील हैं। तो आप अनुमान लगाइए कि एक मार्केट एजेंसी सरकार पे दबाव बन के कानून पास कराती है, कोर्ट पे दबाव बना करके अपने लिए जस्टिस ले लेती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बाजार की अदृश्य शक्तियों को भी देखना है। तो आज का युवा घरेलू, राजनीतिक, विकासवादी और सोशल जो संवेदना है उनकी चुनौतियां, दूसरा उसका अपने कैरियर की चुनौतियां, और तीसरा जो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वैश्विक बाजारवाद की जो चुनौतियां हैं उनके बीच खड़ा है। इसलिए उसको मल्टी डायमेंशनल होना होगा, और उसे मल्टी डायमेंशनलिटी में यह ध्यान रखना होगा कि अगर आपके लोकतांत्रिक अधिकार सुरक्षित हैं, यानी आपका आर्टिकल 19 सुरक्षित है, आपका आर्टिकल 20 सुरक्षित है, आपका आर्टिकल 21 सुरक्षित है, तभी आप इन अपॉर्चुनिटीज का उपभोग स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो इसलिए उन्हें इस काले अध्याय को पढ़ना चाहिए। उन्हें शासक के अंदर ऐसी महत्वाकांक्षाओं को बड़े गौर से देखना चाहिए जो अपने निजी हितों के लिए, जो आपने कहा ना सत्ता सलामती के लिए, जैसा वैसा भी कह रहे थे, तो उसको जो है वो कब कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर देगा, कब आपके राइट्स को वायलेट कर जाएगा, कब आपको जेल में डाल देगा, आपको गौर से देखना चाहिए, ताकि भविष्य में जो हमारा लीडर है वो भी देखे कि हमारे जो लोग हैं अब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को जानते हैं, हमारे जो लोग हैं लोकतंत्र की आत्मा को जानते हैं, हमारे जो लोग हैं हम पर इसलिए फेथ करते हैं कि हम लोकतंत्र का अनुपालन करेंगे। तो लोकतंत्र भी सुरक्षित रहेगा, हमारे अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे, और हम आंतरिक और वैश्विक चुनौतियों से लड़ सकेंगे। इसलिए आज के युवा को उस युवा से ज्यादा अवेयर होना चाहिए जो 70 के दशक में था। बिल्कुल। अगर जो लोग सुन रहे हैं युवा, वो जरूर जाने कि क्या चुनौतियां हैं, क्या हालात है। आप डॉक्टर रहीम सिंह जी, क्या ये जो सत्ताएं हैं, जिन जो सत्ता को किसी तरह बचाए रखते हैं, इसको कहते हैं निरंकुश सत्ताएं, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं? देखिए, जो डेमोक्रेसी है और अपने देश की जो डेमोक्रेसी, बहुत अच्छा मॉडल मैं इसको मानता हूं। अपने देश का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें हर व्यक्ति से कहा जाता है आप एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन चुने। हमारे देश में यह नहीं है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि नेता घोषित करो पहले, नहीं, आप अच्छा एक पार्लियामेंटेरियन चुनो, और वो अच्छा पार्लियामेंटेरियन एक अपना वहां जाकर के जब बैठेगा तो नेता विधानमंडल दल चुनेगा, और वो प्राइम मिनिस्टर या प्रांतों में चीफ मिनिस्टर होगा। तो आप देखिए, जो पहला निरंकुशता आई कहां से, निरंकुशता जनता में आ जाती है, वो अच्छा पार्लियामेंटेरियन नहीं चुनती है। नंबर एक,
वो उसका एक माइंड सेट होता है, जो ताकतवर है वही हमारी रक्षा कर सकता है, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी में रक्षा कौन कर सकता है? संविधान कर सकता है। रक्षा कौन कर सकता है? सरकार कर सकती है। रक्षा कौन कर सकता है? विधायिका कर सकती है। रक्षा कौन कर सकता है? न्यायपालिका कर सकती है। सारी विंग्स बांट दी गई। हम आप क्या कर सकते हैं? उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं। ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हैं, ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि आप उनको बताइए, एक श्रृंखला चलाइए कि आखिर ये आपात था क्या, क्योंकि उन्होंने तो झेला नहीं, उन्होंने तो देखा नहीं, उनको इसका एहसास भी नहीं, तो वो डेमोक्रेसी की मीनिंग भी उस रूप में नहीं समझते हैं। जहां तक सत्ता का है, इसकी विशेषता ही रही है, पूरे इतिहास को आप देख डालिए, इसकी विशेषता रही है, क्योंकि जो सत्ता में आता है और शीर्ष पे होता है, वो चाहता है कि वो सदैव शीर्ष पे बना रहे, और वो बने रहने के लिए क्या करता है कि वो अपने विरुद्ध जो होने वाली प्रतिक्रियाएं हैं उनको या तो न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है। अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है तब प्रतिबंधित करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है, एक्शन लेता है। तो न्यूट्रलाइज करना तो एक सामान्य बात है, अन्यथा तो आप काम नहीं करने देंगे। लेकिन जब वो उन्हें प्रतिबंधित करता है, जब उन्हें वो रोकता है, जब उनको जेल में डालता है, तो ये दिक्कत होती। तो ये सत्ता का अपना एक चरित्र होता है और वो सभी जगह है। डेमोक्रेसी में चूंकि हम जिन मॉडल्स को चुनते हैं, हम जहां से निकल के आए, सोसाइटी रिफ्लेक्ट करती है हमारी सोसाइटी कैसी है, क्या चुना, वो कैसा चाहती है सरकार बने। अगर सोसाइटी निरंकुश हो रही है, उसमें एक बैठ करके खाप पंचायत में निर्णय दे रहा हो, सभी मानने के लिए बाध्य है, तो फिर सरकार भी वो वैसी ही चाहता है। इसलिए मैं सरकार को दोष ज्यादा नहीं दे सकता। मेरा कहना है हम चेंज हो जाएं, सोसाइटी को चेंज कर लें, सरकार तो एक अच्छी बन ही जाएगी। डॉक्टर रही सिंह जी, 1962 में भी आपातकाल लगाया गया था और 71 में भी लगाया गया था। लेकिन जिस समय ये आपातकाल लगाया गया था, न कोई बाहरी खतरा था, न कोई अंदरूनी खतरा था, न कोई आर्थिक खतरे थे, तो ऐसे हालात में ये परिस्थितियां क्यों पनपी? दरअसल संविधान के अनुच्छेद 352 में जी तब आंतरिक अशांति शब्द था, आंतरिक, अब बाह्य आक्रमण शब्द आ गया है अनुच्छेद इसमें 352 में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ। तो आंतरिक अशांति ये घोषित करने का राइट किसके पास था? कैबिनेट के पास था। अगर उसने ये मान लिया कि आंतरिक अशांति हो गई तो वो प्रेसिडेंट से घोषणा करा देगा, और तब तक प्रेसिडेंट के पास भी इतनी पावर नहीं थी। आप सोचिए 44वें संविधान संशोधन के आधार पर जब अनुच्छेद 74 में ये एक लाया गया कि वो एक बार पुनर्विचार के लिए आपसे कह सकता है, पहले तो सीधे था कि जो आपने उसको सिफारिश की वो मानने के लिए विवश है। तो इसका मतलब है कि अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 52 मिलकर के 352 मिलकर के कैबिनेट या प्राइम मिनिस्टर को इतना ताकत प्रदान कर दे रहे थे कि अपनी कुर्सी के खतरे को वो राष्ट्र का खतरा जो है घोषित कर दे, और उस राष्ट्र के खतरे को घोषित करके वो पूरे देश को जो है एक ट्रैप में फंसा दे, एक अंधेरी कोठरी में डाल दे, कैद खाने में बदल दे। तो इंदिरा जी ने यही किया था। 62 में चूंकि वार हुआ था, वार पीरियड में अघोषित इमरजेंसी वैसे ही लग जाती है, और प्रेसिडेंट अनुच्छेद 19 के तहत जो वाक स्वातंत्र्य जैसे सब अधिकार होते हैं वो सस्पेंड कर देते हैं। तो वो 71 और 62 में हो सकता था, पर 75 में ऐसा कुछ नहीं था। जो अभी के विक्रम राव जी कह रहे थे कि वो 12 जून आप याद रखिए, बस वो मूल कारण था। तो उनकी कुर्सी हिल रही थी और उसको उन्होंने जोड़ दिया कि राष्ट्र हिल रहा है, उसको संभालना है, इस वजह से हम 2-3 लाइनें डॉक्टर गौतम ने लिखा था जब इंदिरा गांधी की दोबारा सरकार आ गई, तो उन्होंने 1-2 लाइनें लिखी थी कि छोड़ली सी फेरली सी घाट धोबिनिया, अब तो पटक पटक के धोई, कहो फलाने तो का होई। जब इंदिरा जी की दोबारा सरकार आई तब इतनी दहशत थी, यानी उस समय जब आपातकाल रहा होगा तो कितनी दहशत रही होगी, इसकी आप कल्पना कर सकते हो। और कभी हालात ना आए, इसके लिए हम सबको मिल के काम करना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।